हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ लॉस। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूशन होगा एचएस सेकेंड ईयर का। अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले मैंने ईएमएफ के बारे में पूरा डिस्कशन किया हुआ है और ये इसका नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ लॉस। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे किरचॉफ लॉस मैंने लिखा, दो लॉस होगा यहाँ पे। तो इससे हम ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स जो होते हैं ना उसको सॉल्व कर पाते हैं। रियल लाइफ में तुम्हारे पास बहुत सिंपल सर्किट नहीं होगा जहाँ पे तुम V इक्वल टू RI या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूला यूज़ करके तुम सर्किट को सॉल्व कर पाओगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एक्चुअल लाइफ में होता है। तो वहाँ पे हम जो अप्लाई करने वाले हैं वो किरचॉफ लॉज वो अप्लाई करके इन सब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक करो ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किरचॉफ लॉस, तो यहाँ पे देखो टू लॉज आर देयर। ठीक है, किरचॉफ लॉस लिखा मैंने यहाँ पे, तो टू लॉज आर देयर। तो पहले को हम ऐसे फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ ऐसे कहते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। पहला जो लॉ है ना किरचॉफ का वो रिलेटेड टू करंट है, इसलिए इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, KCL इन शॉर्ट मैंने लिखा। ठीक है, फिर तुम्हारे पास सेकेंड लॉ जो है वो रिलेटेड टू वोल्टेज है, तो इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉस। तो पहले हम इन दोनों लॉ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इन लॉज में किरचॉफ ने क्या कहा, फिर इसका एप्लीकेशन करते हुए हम कैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को मतलब देखने की कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कैसे होते हैं, उसमें हम कैसे किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे और कैसे सॉल्यूशन उसका निकलेगा। ठीक है, तो चलो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है पहले लॉ का, जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ मतलब करंट लॉ है। उसके बाद हम सेकेंड लॉ में मूव करेंगे, उसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसको कैसे सर्किटिकली मतलब सर्किट डायग्राम इसका कैसे होगा। ठीक है, तो पहले हम करंट लॉ जो है किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं या फिर करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलो, इसमें इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, अगर तुम्हारे पास एक कॉमन जंक्शन का एक पॉइंट है या फिर कॉमन पॉइंट मान लो, एक सर्किट है तुम्हारे पास, उसमें एक कॉमन पॉइंट है, उस पॉइंट में जितना भी करंट मीट कर रहा है ना, जितना भी करंट मीट कर रहा होगा, तो समेशन ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर तुम मेरे से मैथमेटिकली लिखाओगे तो ऐसे ये कह रहा है, तो एल्जेब्रिक सम कह रहा है किसका, करंट का, मीटिंग एट ए जंक्शन। ये अगर तुम्हारे पास पॉइंट है और तुम्हारे पास ऐसे अगर सॉरी मान लो ये I1 ऐसे आया, ये I2 इस पॉइंट से ऐसे गया, ये I3 है, ये I4 है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास मान लो एक सिंपल सा डायग्राम है, ये कॉमन पॉइंट था तुम्हारे पास जंक्शन का। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का कह रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना करंट है, तो तुम कहोगे यहाँ पे सर 1 2 3 4 4 करंट है। तो तुम कहोगे सर इसके हिसाब से तो आपने ये कहा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। अब जो मैंने स्टेटमेंट कहा उससे तो ऐसे ही लग रहा है ना कि मैंने कहा कि समेशन ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट पॉइंट इज 0। बट यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की बात है कि तुम्हें साइन कन्वेंशन भी देखना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन में क्या करते हैं हम, साइन कन्वेंशन ऐसा होता है कि जो करंट एंटर कर रहे हैं उस पॉइंट पे, उस जंक्शन पॉइंट पे, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और जो करंट इस पॉइंट से जंक्शन से मतलब निकल रहा है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है, तो साइन कन्वेंशन जरूरी है। ऑब्वियसली ये समेशन ही होगा, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, तो फिर इस हिसाब से अगर तुम्हारे पास ये है, ये चारों है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस I2 हो जाएगा, है ना। देखो I2 निकला हुआ है यहाँ से, तो मैंने कहा कि जो एंटर कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव लिख देंगे और जो ऐसे जा रहे हैं उसको हम नेगेटिव लिख देंगे, जो बाहर हो रहा है ना। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार लिखता हूँ। तो इस हिसाब से फर्स्ट लॉ का जो ये तुम्हारे पास मान लो फिगर 1 है, इसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो I1 है प्लस समेशन तो होगा, बट यहाँ पे कन्वेंशनली ये I2 हो गया, प्लस ये देखो I3 भी निकल रहा है, I4 भी निकल रहा है, तो सारा वैसे माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इस हिसाब से तुम्हारे पास देखो ये जो स्टेप है ना, मैं थोड़ा सा इलाबोरेटली लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ इसलिए। तो I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0।
अब तुम कहोगे सर इसको एक साइड पे रख दो, तो रख सकते हैं हम। तो नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे लिख दें, शायद विजिबिलिटी ना मिले वहाँ पे। तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट बताया था पहले किरचॉफ फर्स्ट लॉ का, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके भी बता सकते हैं। कैसे? पहले जो स्टेटमेंट था वो ऐसे बताया था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं ये कहने वाला हूँ कि देखो यहाँ पे अल्टीमेटली इसको करते हुए जो स्टेटमेंट था उसी को करते हुए अल्टीमेटली इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है। तुमने ये वाला करंट को क्या कहा, मतलब ये जो करंट था वो तो एंटर कर रहा था और ये लीव कर रहा था। ठीक है, तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं इसी स्टेटमेंट को, मतलब केसीएल को, कि टोटल करंट एंटरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल करंट लिविंग फ्रॉम द जंक्शन, है ना। तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को एक्चुअली तो ये स्टेटमेंट था एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। तो उसका जो कंसिक्वेंस है उसको जो हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया, फिर उसको करते हुए ये मिला। तो हम इससे ये भी तो कह सकते हैं, ये क्या था करंट एंटरिंग, ये सारे क्या थे करंट लिविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम जंक्शन, है ना। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल करंट एंटरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल करंट लिविंग। ठीक है, तो ये कंसिक्वेंस है, याद रखना। तो ये तुम्हारे पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, पहले मैं दोनों लॉ को बता देता हूँ, उसके बाद जब हम सर्किट डायग्राम से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि फर्स्ट लॉ तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो मिल गया। सेकेंड लॉ के ऊपर मूव करते चलो। सेकेंड लॉ तुम्हारे पास है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे KVL। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, तो पहले एक सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं। चलो, ड्रॉ कर लिया तुमने। ये सब एरोस दे देना, एरोस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसमें एरो बहुत ही मायने रखते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक सिंपल सा सर्किट है। ठीक है, इसमें नेमिंग भी कर देते हैं, चलो ABCDEF। ठीक है, देखो ये एक तुम्हारे पास सर्किट है। अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हें पूछ लेता हूँ कि क्या तुम बता सकते हो यहाँ पे कौन सी पॉइंट पे मैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ मतलब KCL अप्लाई कर सकता हूँ। अब इस सर्किट डायग्राम को अगर तुम देख रहे हो और KCL जो मैंने बताया वो अगर सोच रहे हो तो क्लियर हो जाएगा वो, मतलब कुछ डाउट्स अगर है तुम्हारे मन में अब क्लियर हो जाएगा। ये तुम्हारे पास एक सर्किट है। अब तुम मुझे ये बताओ कि KCL जो है, जो मैंने कहा था एक जंक्शन जो पॉइंट होगा, एक जंक्शन जो होगा वहाँ पे तुम्हें KCL अप्लाई करना है, तो कौन सी पॉइंट होगा वो यहाँ पे, ये बताना। देखो गौर से देखो, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक पॉइंट तो ये हो सकता है। ठीक है, ये पूरा सर्किट डायग्राम में ये एक जंक्शन हो सकता है तुम्हारे पास, ये भी एक हो सकता है। क्या कहना चाहता हूँ, मतलब इस पॉइंट पे अगर तुम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हो तो इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से F जो है तुम्हारे पास नेमिंग, वहाँ पे करंट I2 आ रहा है, I1 भी आ रहा है और I3 जा रहा है। मतलब इसमें तुम ऐसे कह सकते हो कि सर इसमें हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं और इक्वेशन ऐसे होगा कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, है ना। मतलब ये क्या लिखा मैंने, ये लिखा करंट एंटरिंग, ये क्या लिखा, ये करंट लिविंग। कहाँ से, इस पॉइंट से, F से। ठीक है, आई होप अब तो क्लियर हो गया। चलो, तो ये एक सर्किट डायग्राम है जहाँ पे तुम्हें KCL KVL दोनों मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, KVL, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें गलती बहुत ज़्यादा होता है और इसमें गलती होगा तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। चलो इसमें ये कह रहा है ना कि अगर तुम्हारे पास कोई भी सर्किट है, अगर तुम एक क्लोज्ड लूप ले रहे हो, लूप या मैश कहते हैं हम, क्लोज्ड लूप या मैश ले रहे हो, कोई सा भी, मतलब पहले तो ये बता दो कि यहाँ पे कितना क्लोज्ड लूप हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। क्लोज्ड लूप बताया मैंने। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए तुम्हें एक क्लोज्ड लूप पहले कंसिडर कर लेना है। तो मान लो तुम कह सकते हो सर EDCFE, ये क्लोज हो गया। ठीक है, एक हो सकता है, सेकंड FCBAF,
ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर ई डी बी ए ई, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो तुम्हारे पास फॉर द टाइमिंग ये तो क्लियर कर दिया मैंने कि क्लोज्ड लूप इस सर्किट में कितना है, 3 है। एक तुम ऐसे क्लोज्ड बना सकते हो, दूसरा तुम ऐसे क्लोज्ड बना सकते हो, तीसरा तुम पूरे को लेके क्लोज्ड बना सकते हो। तो कह रहा है कि अगर तुमने एक सर्किट का कोई क्लोज्ड लूप ले लिया तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम होगा ना, टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो तुम इसको ऐसे कह सकते हो, समेशन ऑफ dv इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी होगा उस क्लोज्ड लूप में, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे सारे को अगर तुम एल्जेब्रिकली ऐड करोगे तो इसका समेशन 0 होना है। ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। अब बात को समझो, तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो कहा मैंने, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्लोज्ड लूप ऑफ अ गिवन सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस किस किस तरीके से हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसे हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास डायरेक्ट ईएमएफ गिवन हो, वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ तुम्हें पता है ना। और कैसे हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस, और कैसे हो सकता है, तुम कहोगे सर एक तो ये हो गया, एक आप टर्मिनल पोटेंशियल मतलब आई इंटू आर करने के बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस ही मिलता है ना, ये भी तो पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस है ना, समझ रहे हो ना। मतलब ये कहना चाहता है यहाँ पे कि तुम्हारे पास जो भी है, मान लो समेशन नहीं लिखूंगा यहाँ पे, इसका नेक्स्ट लाइन कोई भी एक क्लोज लूप ले लेते हैं हम, कोई भी मान लो ऐसे ई डी सी एफ ई, तो इसमें तुम जितना भी मतलब ईएमएफ्स आएंगे इसके, मान लो यहाँ पे E2 आया और कुछ नहीं आया, प्लस मान लो I2R3 आया, ठीक है, मान लो I3R2 आया, ठीक है। सारे को ऐड करते हुए तुम्हें इक्वल टू 0 लिखना है, सारे को ऐड करते हुए तुम्हें इक्वल टू 0 लिखना है। बट यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन मैटर करता है, वो भी तुम्हें जानना है। जैसे कि तुम्हें मैंने पहले बताया था कि समेशन ऑफ ऑल द करंट इक्वल टू 0 बता के मैंने I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 लिख दिया था। पहले मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। फिर मैंने बताया करंट एंटरिंग को तुम पॉजिटिव ले लो और करंट लिविंग को तुम नेगेटिव ले लो। फिर उसको करते हुए हमें कंसिक्वेंस उसका मिला उस स्टेटमेंट का कि करंट एंटरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लिविंग, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जो केवीएल का जो स्टेटमेंट है, उसे तो तुम्हें वैसे ही लिखना है कि अगर तुमने क्लोज्ड लूप ले लिया, उस क्लोज्ड लूप में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है उसका एल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने तरीके का हो सकता है एक सर्किट में। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है डायरेक्ट ईएमएफ गिवन हो, और दूसरा हो सकता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद भी तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है ना, ठीक है। तो पहले मैंने तुम्हें ये सारा चीज़ क्लियर करवा दिया कि अगर केवीएल अप्लाई करना है तो क्लोज्ड लूप करना है, क्लोज्ड लूप में ही करना है। तो वो क्लोज्ड लूप जो है तुम्हारे पास, वो तुम्हें पता करना है कि एक सर्किट में कितना क्लोज्ड लूप है। वो तो न्यूमेरिकल जो होगा उसके हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा। फिर भी मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे ये क्लोज्ड लूप हो गया, ये क्लोज्ड लूप हो गया, और ये पूरा एक क्लोज्ड लूप हो गया। यहाँ पे 3 क्लोज्ड लूप्स है ना। फिर मैंने ये बताया कि इसका स्टेटमेंट में तुम्हारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 होता है। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या कह रहा है, कितने टाइप्स का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते हो तुम। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट ईएमएफ के हिसाब से गिवन हो एक पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो इसमें 5 वोल्ट है तो इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है ना, और इसका जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो तो तुम्हें I इंटू आर करके निकालना पड़ेगा, है ना। तो तुमने ये जान लिया कि एक तो ईएमएफ के रूप में होगा और दूसरा I इंटू आर के हिसाब से होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं जो साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो साइन कन्वेंशन जो है होगा यहाँ पे, साइन कन्वेंशन के लिए हम ऐसे लिख देंगे इसको कि जो ईएमएफ वाला टर्म है उसको एक साइड में रखेंगे और इक्वल टू IR वाला टर्म एक साइड पे रखेंगे। उसके बाद हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि जैसे पहले मैंने I1 प्लस I2 मतलब ऐसे था, साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद पहले डायग्राम में फिर इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे
कि पोटेंशियल जो होगा डिफरेंस वो हमारे पास दो तरीके का होगा, एक होगा कि ईएमएफ वाला, दूसरा होगा आईआर वाला। तो स्टेटमेंट में तो हम वही बोलेंगे कि टोटल सम करो आप, जैसे कि यहाँ पे बोला था टोटल सम करो, करने के बाद जीरो लिखो, बट उसका कंसिक्वेंस मुझे ये मिला कि इससे मैं दूसरा स्टेटमेंट ये भी कह सकता हूँ ना कि करंट एंटरिंग इक्वल टू करंट लिविंग। तो इसमें भी दूसरा स्टेटमेंट ऐसे कह सकता हूँ कि समेशन ऑफ ऑल दी ईएमएफ्स इन ए क्लोज सर्किट कह सकते हो, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, समेशन ऑफ ऑल द करंट, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पे मैं ऐसे समेशन दे दूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए कि समेशन ईएमएफ वाला टर्म एक साइड पर रख देंगे, समेशन आईआर वाला टर्म और एक साइड में रख देंगे, ठीक है। चलो, तो हम जो साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे वो इसमें अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो साइन कन्वेंशन, मतलब मैं यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन, स्पेशली मैं यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन अप्लाई करने वाला हूँ कि ये इस हिसाब से अप्लाई करने वाला हूँ कि मैं ईएमएफ को एक साइड पे रखूँगा और आईआर वाले से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको और एक साइड पे रखूँगा। देखो, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा काट के मत देखना क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे साइन कन्वेंशन डिफरेंट किताब में डिफरेंट होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इसको याद रखना है तुम्हें कि अगर तुम कहीं और से सीख रहे हो तो अलग बात है। मैं यहाँ पे जैसे बताऊंगा तो मेरे हिसाब से चलना होगा, वरना न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगा। सारे एक साथ मतलब सारे रूल्स डिफरेंट किताब से या फिर कहीं और से तुम देख रहे हो तो वहाँ से सीख के तुम मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर तुम मेरा फॉलो कर रहे हो तो बारीकी से समझो बात को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्टेटमेंट जो है वो पहले यही बताऊँगा कि स्टेटमेंट में मुझे ये बताना है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। बट जब मैं अप्लाई करूँगा, मतलब मैं इसका जो न्यूमेरिकल मैं करने वाला हूँ, तब तो मैं ईएमएफ वाला टर्म एक साइड में रख दूंगा और आईआर वाला टर्म एक साइड में रख दूंगा। तब स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन ए क्लोज सर्किट, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। तो चलो पहले हम कोई भी एक क्लोज लूप लेते हैं, ठीक है। तो केबीएल के लिए क्या बता दिया, इन शॉर्ट में कह रहा हूँ, केबीएल के लिए मैंने बता दिया कि ईएमएफ को वन साइड पे रखो, जितना भी ईएमएफ है यहाँ पे रखो, ऐड करते चलो, और आईआर को इस साइड में रखो जितना भी है, मतलब समेशन दे दो, ठीक है। अब जाके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि कब ये ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और आईआर जो है कब पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन सीख रहे हैं हम, तो बार बार कह रहा हूँ कि अब जो मैं बताऊंगा उसी हिसाब से चलना है तुम्हें। अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, सारे चीज़ एक साथ अलग अलग से मत पढ़ो, क्योंकि अलग अलग किताब में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। तो मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, किसी एक को फॉलो करना है तुम्हें, एटलीस्ट इस टॉपिक के लिए तो किसी एक को ही फॉलो करना है। चलो, तो सबसे पहला काम होता है कि तुम एक क्लोज्ड लूप ले लो। तो क्लोज्ड लूप मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला मैं क्लोज लूप ले रहा हूँ, इसमें मैं ऐसे लिखूंगा कि इन क्लोज लूप ई एफ, नेमिंग को ठीक कर देता हूँ, ई एफ सी डी ई। तो इस क्लोज लूप में मुझे क्या करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। कैसे लिखना है, लिखना है कि इस साइड पे ईएमएफ लिख दूंगा, इस साइड पे आईआर लिख दूंगा, बट जितना भी ईएमएफ होगा सारे का समेशन होगा, यहाँ पे जितना भी होगा सारे का समेशन होंगे, ठीक है। फिर समेशन के बाद समेशन तो होगा मतलब प्लस होगा, बट हमें देखना भी है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन कि कैसे प्लस होगा और कैसे माइनस होगा। तो देखो, तुमने जैसे नेमिंग किया है, जैसे कि ये वाला नेमिंग तुमने जैसे नेमिंग किया है, अगर उस हिसाब से तुम घूम रहे हो, ई एफ ऐसे करके, तुम्हारा नेमिंग है ऐसे, तुम्हारा नेमिंग के हिसाब से तुम ऐसे घूम रहे हो, है ना, ई एफ सी डी ई ऐसे। अगर तुमने नेमिंग दिया होता ई डी सी एफ ई तो तुम ऐसे घूमते। ये चीज समझ लो, पहले तुमने जो नेमिंग दिया उसके हिसाब से तुम ऐसे घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, ठीक है। अगर ई डी सी एफ ई देते तो ऐसे घूमते, ठीक है। तो तुम जैसे घूम रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो पॉजिटिव, नहीं जा रहा है तो नेगेटिव। करंट मतलब यहाँ पे आईआर वाला टर्म लिखूंगा ना, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ये लाइन तुम्हें नहीं चाहिए, फिर भी समझने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट ये लाइन लिखोगे तो मैंने कहा कि करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब तुम जिस डायरेक्शन में घूम रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा,
तो तुमने जो कंसिडर किया है यहाँ पे तुमने ई डी सी एफ ई नहीं लिखा, तुमने ई एफ सी डी ई लिखा, तो तुम ऐसे घूम रहे हो। तो पहले इस लूप में कितना आयर वाला टर्म है, एक तो आयर वाला टर्म ये है आई इंटू आर, यहाँ पे देखो ये है, दूसरा ये है आई थ्री इंटू आर टू, है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इसको छोड़ते पहले इसका साइन कन्वेंशन सीख लेते। ये बहुत इजी है। कैसे पता चला कि मैं जैसे घूम रहा हूँ, देखो आई इंटू आर थ्री करना है मुझे, आई टू इंटू आर थ्री करना है। अब इसमें पॉजिटिव लिखूँ कि नेगेटिव लिखूँ, कैसे पता चला? मैंने कहा कि मैं जैसे घूम रहा हूँ, देखो ये करंट भी ऐसे ही जा रहा है और मैं भी इस नेमिंग में मैं भी ऐसे ही घूम रहा हूँ, इस हिसाब से ये पॉजिटिव हुआ। फिर इस क्लोज लूप में और आई इंटू आर वाला टर्म है तो है, यहाँ पे है। तो इसमें देखो, पहले तो समेशन के लिए प्लस लिख लेता हूँ, अगर नेगेटिव होगा तो ब्रैकेट में नेगेटिव लिख देंगे। बट यहाँ पे देखो कि तुम ऐसे घूम रहे हो, ई एफ ऐसे घूम रहे हो और ये आई थ्री भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये आई थ्री आर टू। तो आई होप कि ये वाला साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। चलो इसमें देखते हैं। पहले बात तो इसमें इतना ही क्लोज लूप था मेरे पास, क्लोज लूप या क्लोज मैश बोलो, MESH। तो इसमें तुम्हारे पास कितना EMF वाला टर्म है? तो तुम कहोगे सर यहाँ पे तो मेरे पास एक ही है E2। इस क्लोज लूप में ये वाला तो नीचे है, मैंने तो नीचे वाला नहीं लिया ना, क्लियर है ना। तो पहले तो इसमें E2 है। अब तुम कहोगे सर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसके लिए तुम देख लो, तुम जैसे घूम रहे हो, अगर पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से ही एक्चुअली मैं I2 के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं I2 के बारे में बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव टर्मिनल से ही एक्चुअली करंट निकलेगा इस EMF का, ठीक है। तो अगर तुम जैसे घूम रहे हो उस हिसाब से पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ऐसे ही करंट निकल रहा है, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, मैं I2 के बारे में बात नहीं कर रहा। तुम्हारे पास ये है, तुम जैसे घूम रहे हो, घूमते हुए नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे आए, घूमते हुए तुम जैसे घूम रहे हो ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव आए, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं जा रहे हो, ठीक है। तुम जैसे घूम रहे हो, उस जो EMF है उसका नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे घूम रहे हो, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव घूम रहे हो तो तुम्हारे पास ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्लियर है। तो ये E2, बस ये तुम्हारे पास अल्टीमेट इक्वेशन है। अब जल्दी जल्दी बताओ, अगर मैं तुम्हें ये कहता हूँ FCBAF, ये तुम्हारे पास और एक क्लोज मैश हो गया, ये सर्किट बोल दो, लूप बोल दो। तो क्लोज मैश, इसमें अगर तुम किरचॉफ, इसमें अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे होगा, जल्दी जल्दी बोलो। तुम कैसे घूम रहे हो, FC देखो, AFC ऐसे करके घूम रहे हो, ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे घूम रहे हो, ये नेगेटिव से पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तुम ऐसे जैसे घूम रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव आया, तो ये E जो है 1 ये पॉजिटिव होगा। EMF वाला टर्म एक साइड रखना है और इसमें और कोई भी EMF है नहीं, क्लियर है। इक्वल टू IR लिखना है। तो देखो तुमने ऐसे घूमा, ये वाला करंट भी ऐसे जा रहा है, तो I3R2 होगा प्लस, समेशन लिखना है तो प्लस लिख दिया मैंने। फिर ये ऐसे घूमते हुए ये भी ऐसे घूम रहा है, तुमने जैसे गया, तुम्हारा नेमिंग जो है FCBAF, तो तुम ऐसे घूम रहे हो, ऐसे घूमते हो ऐसे, तो ऐसे घूमा ना तुमने, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, तो प्लस I1R1, ठीक है। देखो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीज़ क्लियर हो जाता है ना तो न्यूमेरिकल आराम से कर पाओगे। जैसे तुम घूम रहे हो, EMF के लिए कैसे साइन कन्वेंशन है, EMF के लिए साइन कन्वेंशन ऐसे है, जैसे मेरा नेमिंग है वो नेमिंग में घूमते हुए अगर मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे जा रहा हूँ, जैसे घूम रहा हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो वो EMF E पॉजिटिव होगा। I कैसे होगा, जैसे मैं घूम रहा हूँ उसी डायरेक्शन में, अगर जैसे मेरा नेमिंग है उस हिसाब से अगर मैं घूमूँ, उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। बस चलो, तो ये तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट्स हो गए, है ना। और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक फिगर बना के मैंने उसका मैथमेटिकली उसको कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। देखो दोनों का ही मैंने बताया, एक है करंट एंटरिंग इक्वल टू करंट लिविंग, ऐसे भी कह सकते हो, और दूसरे को ऐसे कह सकते हो कि समेशन ऑफ ऑल द EMFs इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन दिस क्लोज्ड लूप, ठीक है। अब हम डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चलो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एक बुक में ही एक न्यूमेरिकल है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले ये समझ लेते हैं किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज अगर मुझे अप्लाई करना है किसी भी सर्किट डायग्राम में, तो क्यों करना है, क्योंकि वो सर्किट डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वहाँ पे तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल नहीं पाओगे, V इक्वल टू RI तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे, पहली बात। तो किरचॉफ्स लॉज अगर सर्किट डायग्राम में किरचॉफ लॉज अप्लाई करना है तो वो सर्किट डायग्राम मैं कैसे पहचानूंगा। देखो यहाँ पे 2
और मोर देन 2 EMFs रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 2 हो सकता है, उससे ज़्यादा भी EMFs रह सकता है। अगर किसी सर्किट में 2 या इससे ज़्यादा EMFs रहे और सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो, ब्रांचिंग हो उसमें, तो वो मतलब तुम्हारे पास किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है उसको, है ना। फिर किरचॉफ लॉस अप्लाई करने के बाद जो हम निकालते हैं ना, बेसिकली वो करंट ही निकालते हैं। करंट थ्रू द ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस में जो करंट जाएगा वही निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तुम्हारे पास जो सर्किट होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें ब्रांचिंग होंगे, उसमें 2-3 ऐसे हो सकता है कि 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है जो EMF अप्लाइड हो। जैसे कि अभी मैंने एक डायग्राम बनाया, वहाँ पे E1 E2 2 EMFs अप्लाइड थे, ठीक है। और जो निकालना होता है हमें, बेसिक क्वेश्चन वही होता है कि करंट थ्रू द ईच ब्रांचेस, ऐसे कुछ होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं, चलो। तो ये तुम्हारे पास एक डायग्राम गिवन है, सॉल्व एग्जाम्पल में है, तुम देख लो जल्दी से। तो मान लो यहाँ से तुम्हारे पास जो है I1 करंट निकला और यहाँ से तुम्हारे पास I2 करंट निकला, ठीक है। यहाँ से अब I1 करंट, अब जो मैं एरो दे रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता चल गया, क्योंकि एरो इंपॉर्टेंट इसलिए है जब तुम क्लोज लूप लिखोगे तो वो तुम एरो देखोगे किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तुम कैसे घूम रहे हो, उसके हिसाब से करंट पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, I1 जो होगा वो यहाँ से और यहाँ से निकलेगा। तो लेट अस कंसीडर कि इस ब्रांच से जो करंट गया वो I3, तो बचा हुआ कितना है I1 माइनस I3, वो इस साइड से गया, ठीक है। I1 माइनस I3 इस साइड से गया तो यहाँ पे आया, और ये I2 भी यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कितना करंट गया, यहाँ पे करंट गया I1 माइनस I3 प्लस I2, ठीक है। अब देखो यहाँ से I3 गया 4 ओम, यहाँ से I3 गया, I3 तो इससे I2 निकला ना, तो इसमें I2 घुसेगा अभी, जितना करंट निकलता है उतना ही अंदर घुसता है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे I3 है, तो I3 से तुम कह रहे हो कि I2 यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे कितना गया I3 माइनस I2, I3 से I2 चला गया ना, तो यहाँ पे कितना बचा I3 माइनस I2, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से I1 निकला, तो यहाँ पे कितना घुसेगा, I1 ही घुसेगा जितना करंट निकल। कैसे पता चलेगा, ये करंट यहाँ से जाएगा और ये भी करंट यहाँ से जाएगा, देख लेना। I1 माइनस I3 प्लस I2 करंट कहाँ से गया, इस साइड से, ये यहाँ से आते हुए यहाँ से गया, और ये भी इसमें जाएगा, प्लस I3 माइनस I2 कैंसिल, I2 कैंसिल। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी सेल से जितना भी करंट निकलेगा उतना ही करंट घुसेगा। ये यहाँ पे I1 देना ज़रूरी है नहीं। चलो, इसमें क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन यही होगा कि तुम्हारे पास कितना अननोन क्वांटिटीज है, I1 I2 I3, तो ये निकालो। देखो ये जो एरोस है ना, शायद किताब में पहले से ही गिवन है, बट मैंने तुम्हें समझाने के लिए फिर से एरो मैंने अपने आप से दिया। मैंने बताया कि कैसे कैसे एरो देना है, मतलब करंट कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे सर्किट में अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर तुम्हें खुद से देना होगा, बट मैं ये मतलब दे देते हैं, मतलब एरो जो है ना वो गिवन होते हैं, इसका इतना टेंशन मत लिया करो। फिर भी मैंने बता दिया कि कैसे, ये एरोस तो मैंने खुद से दिया ना, किताब में है वैसे। चलो, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे I1 I2 I3 निकालना है। तो I1 I2 I3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम कहोगे सर KCL और KVL अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें देखो 1 और 2 EMFs अप्लाइड है ना, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हम क्या करते हैं, KCL KVL अप्लाई करने के बाद ही सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे ना इस जगह पे तुम KCL अप्लाई नहीं कर सकते। तुम कहोगे सर मेरे पास, पहले नेमिंग कर देते हैं, चलो A B C D E। तुम कह सकते हो मुझे कि सर ये इस वाले पॉइंट में आप अप्लाई करो ना, तो अगर इस वाले पॉइंट पे तुम अप्लाई कर रहे हो ना, तो करंट एंटरिंग देखो I1 इक्वल टू करंट लिविंग देखो I1 माइनस I3 है, और इस साइड से प्लस I3 है ना। I1 माइनस I3 इस साइड पे है और इस साइड पे I3 है, कुछ नहीं मिला है ना, I1 इक्वल टू I1 हो गया। तो सिर्फ इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक सर्किट में तुम KCL अप्लाई नहीं कर सकते, बट ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्व एग्जांपल है, NCERT में गिवन है, तो इसको डिज़ाइन ऐसे किया कि इसमें तुम KCL अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात तो तुम KCL अप्लाई नहीं करोगे यहाँ पे,
प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैंने बता दिया प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अब केवीएल अप्लाई करना है। अब देखो तुम्हारे पास 3 अननोन क्वांटिटीज है, तो तुम्हें इसके लिए सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस चाहिए होंगे। इसका मतलब तुम जो केवीएल अप्लाई करने वाले हो वो 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा, 3 क्लोज्ड लूप में। वैसे तुम्हें यहाँ पे पता है कि मोर देन 3 क्लोज्ड लूप होगा, एक तो ये क्लोज्ड लूप होगा, एक ये क्लोज्ड लूप होगा, एक ये वाला होगा, और पूरा जो है वो भी एक होगा। ठीक है, तो मेरे पास मुझे 3 क्लोज्ड लूप चाहिए। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन केसीएल से आना था, बट यहाँ पे मैं केसीएल अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है वो मैंने बता दिया। तो अब मुझे केवीएल अप्लाई करना है, मेरे पास 3 अननोन फिजिकल क्वांटिटीज है, तो मुझे सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस चाहिए। तो 3 क्लोज्ड लूप तो मुझे चाहिए होगा। तो यहाँ पे मोर देन 3 क्लोज्ड लूप है, कोई सा भी 3 ले लो। तो कोई सा भी 3 ले लो, मैं कह रहा हूँ, बट तुम लोगे नहीं। तुम ये वाला छोटा वाला एक क्लोज्ड लूप लोगे, ये वाला छोटा वाला एक क्लोज्ड लूप लोगे, और ये पूरा एक क्लोज्ड लूप ले लोगे। ठीक है। अब तुम कहोगे सर आपने इसको क्यों नहीं कहा, तो इसको भी तुम अप्लाई कर सकते हो। मतलब 4 तो मुझे नहीं चाहिए, 3 ही चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ से एक ले लूँगा, यहाँ से एक ले लूँगा, और पूरा एक ले लूँगा। तो अब मैं केवीएल अप्लाई करने वाला हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो ये सारा प्रॉब्लम्स ना थोड़ा सा लेंदी होते हैं। तो इन क्लोज्ड लूप नेमिंग कैसे दोगे, तो नेमिंग ऐसे देते हैं, चलो BAEB। देखो नेमिंग देते समय ना थोड़ा सा तुम भी मतलब कॉन्शियस रहना। क्यों? क्योंकि तुम भी देख लेना कि जैसे तुमने नेमिंग दिया उस हिसाब से नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जिस हिसाब से तुम नेमिंग दे रहे हो उस हिसाब से I3 - I1 इसी में घूम रहा है। I2 ये जो टर्म है ये भी ऐसे ही घूम रहा है ना। तो थोड़ा सा मतलब मैं अगर ऐसे देता उल्टा दे देता तो सारा नेगेटिव हो जाता ना। तो हमें ये कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्म को पॉजिटिव रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म को पॉजिटिव रखना है, ये हमें कोशिश करना है। तो इन क्लोज्ड लूप मैंने क्या बोला कि लिखो BAEB। तो इसमें देखो, इसमें अगर मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, ऐसे घूम रहे हो, 10 वोल्ट जो होगा पॉजिटिव होगा। देख लो 10 वोल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि तुम जैसे घूम रहे हो उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है। फिर ये देखो I1 - I3 ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि तुमने ऐसे घूमा, इंटू 4 होगा। समझ रहे हो ना ये कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे समेशन EMF और समेशन IR। आई होप कि ये तो तुम्हें पता होगा, इतना टाइम तक तो यही डिस्कशन कर रहे थे। फिर देखो प्लस ये I1 + I2 - I3 इंटू 2, और साथ में ये भी पॉजिटिव होगा, प्लस I1 इंटू 1। मैं लिख देता हूँ I1 इंटू 1। मैंने इसको मिडिल पे ड्रॉ कर दिया ना, इसलिए साइड पे लिखा तो 3 स्टेप में हो गया। इसको मैं फिर से लिखूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो इस साइड पे 10 है तो इस साइड पे 10 लिखो, इक्वल टू 4I1 - 4I3। तुम भी कर सकते हो, खुद से करो, प्लस 2I1 प्लस 2I2 - 2I3 प्लस I1। चलो अब लिखते हैं I1 ये हो गया 7I1 I2 प्लस 2I2 माइनस 6I3 इक्वल टू 10। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन हो गया। क्लियर है? एक इक्वेशन तुम्हारे पास हो गया। ये चाहिए मुझे। फिर क्या बताया मैंने, फिर तुम इस क्लोज्ड लूप में अप्लाई करो। अप्लाई करते समय थोड़ा सा कॉन्शियस रहो कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्म को, जैसे कि यहाँ पे मैंने सारे टर्म को ही पॉजिटिव रख दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारा टर्म पॉजिटिव होगा, मतलब कोशिश ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्म पॉजिटिव हो। चलो BCEB, तो नेक्स्ट हम ये लिखेंगे BCEB। ठीक है, तो BCEB किरचॉफ्स लॉस थोड़ा सा लेंदी ही होगा, बार बार कह रहा हूँ मैं। तो इसमें देखो तुम जैसे घूम रहे हो उसमें से भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो EMF वाला टर्म 10 था, यहाँ पे एक ही EMF वाला टर्म है। इस लूप पे भी तुम्हारे पास 10 वोल्ट वाला ही EMF आ रहा है। पहले लूप में 10 वोल्ट वाला EMF आ रहा था, इस लूप में भी 10 वोल्ट वाला EMF आ रहा है, और वो भी पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि तुमने जैसे डिज़ाइन किया इसका नेमिंग BCEB, उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। चलो इक्वल टू, अब देखो ये वाला जो टर्म है I1 इंटू 1 ये भी पॉजिटिव है क्योंकि तुम ऐसे जा रहे हो। I3 इंटू 4 प्लस
I3 इंटू 4, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि तुम ऐसे जा रहे हो, और ये भी पॉजिटिव है, I3 माइनस I2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं। ये वाला इक्वेशन मुझे चाहिए, इसको मैं रब नहीं करूँगा, इसको रब कर देता हूँ। ये वाला पहला इक्वेशन है तुम्हारे पास। तो इसका नेक्स्ट स्टेप देख लो, I1, सिर्फ I1 है क्या? हाँ सिर्फ I1 है। I1 माइनस 2I2 प्लस 6I3 है ना, 4I3 और ये 2I3, 6I3 और ये माइनस 2I2। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर करना, इक्वल टू 10। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास दूसरा इक्वेशन हो गया। इसको भी मैं रब नहीं कर सकता, ये भी मुझे चाहिए। मैंने बताया था तुम्हारे पास 3 अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तुम्हें सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। सिंपल सी बात है, क्लास 9 में ऐसे पढ़े हुए थे ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो ये देखो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स है और 2 वेरिएबल्स है, यहाँ पे 2 इक्वेशंस है। इन दोनों को तुम सॉल्व कर सकते हो, करके तुम x y का वैल्यू निकाल दोगे ना। तो हमारे पास तो 3 अननोन क्वांटिटीज़ है, तो हमें 3 इक्वेशंस चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैंने बताया कि पूरे को ले लो, तो डी ए बी सी डी, चलो लिखते हैं डी ए बी सी डी। मैं ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि गलती ना हो जाए, बार बार देख नहीं रहा। ठीक है, तुम भी मतलब गलती मत करना, और जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे करो। समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ठीक है, ये मतलब इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव साइन के बात है, कैसे घूम रहे हो वो भी देखना है बार बार सर्किट डायग्राम में, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन दे रहा हूँ। तो चलो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, डी ए बी सी डी लिखा मैंने, तो डी ए बी सी डी। चलो तो ऐसे जैसे घूम रहा हूँ, ये 5 वोल्ट पॉजिटिव हो गया। अब तुम देखो तो इसमें I2 इंटू आर तो 0 है, I2 R तो है ही नहीं, I2 इंटू आर मतलब यहाँ पे कोई टर्म नहीं आएगा, 0 आएगा, तो कुछ नहीं लिखा मैंने। चलो फिर ये वाला चीज़ यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये वाला चीज़, ये और ये, इसमें तुमने जो कंसिडर किया वो तो सिर्फ ये है, ये सारे आर्म्स है, समझ रहे हो ना। इस आर्म पे यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, 0 है, यहाँ पे भी नहीं है। चलो अच्छी बात है ना, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो ये यहाँ से भी I2 इंटू 0 लिखना है, यहाँ से भी I2 इंटू 0 लिखना है। चलो ये देखो, अब देखो तुम ऐसे घूम रहे हो, करंट ऐसे जा रहे हो, तो अब तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव I1 माइनस I3 इंटू 4। अब क्लियर है ना नेगेटिव कब आएगा, कैसे? तुम ऐसे घूम रहे थे, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, वो तो पॉजिटिव हुआ, बट यहाँ पे करंट उल्टा चला गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ऐसे ही गया, तो प्लस होगा ये I3 इंटू 4, तो 4I3 लिख दूँ मैं, 4I3 लिख दिया मैंने। कहीं पे इसको कैपिटल नहीं लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, हाँ ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, और नहीं आएगा ये, इसका इक्वेशन में 0 आएगा, इसका इक्वेशन में भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि I2 इंटू आर 0 है, I2 इंटू आर यहाँ पे है ही नहीं, इस ब्रांच पे 0 होगा, सिर्फ इन दोनों का इक्वेशन आएगा। उसमें से ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, तुम ऐसे घूम रहे हो, ये ऐसे जा रहा है, तुम भी ऐसे जा रहे हो। क्लियर है? चलो तो लास्ट इक्वेशन जो होगा वो होगा, इसमें ठीक से लिखते हैं, चलो ये हो गया तुम्हारे पास माइनस माइनस प्लस 4 8I3, ये हो गया 8I3 माइनस, इसको कैपिटल में लिख देता हूँ बार बार, 8I3 माइनस 4I1। ये ब्रैकेट को उठा दोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4I3 है इक्वल टू 5 है। तो ये तुम्हारा तीसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ही तुम्हें I1 I2 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलो अब इसको मैं रब कर देता हूँ यार, ज़्यादा हो गया मतलब। अब जल्दी जल्दी करते हैं। तो देखो तुम्हारे पास एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन ये है, ये पहला इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है, और ये तीसरा इक्वेशन है 8I3 माइनस 4I1 इक्वल टू 5। अब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि इन दोनों को देखो, इन दोनों में थोड़ा सा देखो, ये 7I1 है, ये I1 है, ये माइनस 2I2 है, ये प्लस 2I2 है, ये प्लस 6I3 है, माइनस 6I3 है ना। तो एक काम करते हैं, 1 प्लस 2 कर देते हैं, 1 प्लस 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस 2I2 प्लस 6I3, ये 2 था मतलब 2 पहले लिख दिया, जो भी हो, प्लस 7I1 प्लस 2I2 माइनस 6I3, और 10 प्लस 10 क्या कितना हो जाएगा 20। चलो
2i2 2i2 6i3 6i3 कैंसिल, ये तुम्हारे पास हो गया 8i1 इक्वल टू 20, सिंपल एकदम, i1 निकल गया 20/8, इसका मतलब कितना हुआ, कितना हुआ बताओ, ये हो गया 5, ये हो गया 2.5 एम्पियर, ख़त्म, एक कहानी ख़त्म। चलो क्या करते हैं, तो इसमें तुम्हें i1 मिल गया, इस इक्वेशन में देखो i2 है नहीं, i1 है और i3 है, तो इस इक्वेशन में मैं एक काम करता हूँ 2.5 या फिर 5/2 पुट कर देता हूँ, 5/2। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 से मैं अगर i1 का वैल्यू पुट कर दूंगा तो i3 निकल जाएगा। करते हैं चलो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव 8i3, कैपिटल लिख दे रहा हूं मैं बार बार, -4 इंटू i1 कितना है 2.5 लिख सकते हो, मैं 5/2 लिखा मैंने, इक्वल टू 5 है ना। सारे रफ कर दो, मैंने रफ कर दिया क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तुम पॉज करके लिख लो या फिर बैक करके देखो। 8i3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा ये, तो i3 इक्वल टू 15/8 हो गया, है ना। तो इतना ही रख देते हैं, चलो एम्पियर, इतना एम्पियर, ठीक है। अब i2 निकालना है, देखो मैंने रफ कर दिया ये इक्वेशन, तुम्हारे पास एक इक्वेशन है जहाँ पे i1 i2 i3 दोनों है, तीनों है, तो वहाँ पे देखो i3 का वैल्यू पुट कर दो और i2 का वैल्यू मैंने निकाला था 5/2 एम्पियर, मतलब 2.5 जो भी हो, तो ये दोनों वैल्यू किसी एक में, मतलब इक्वेशन 1 में पुट करो या फिर इक्वेशन 2 में पुट करो, तो वो तुम्हारा होमवर्क है कि तुम i2 का वैल्यू कितना है मुझे बताओगे, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप कि मैं बता पाया, समझा पाया, ये किरचॉफ्स लॉ का प्रॉब्लम है। किरचॉफ्स लॉस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में अप्लाई होते हैं और उसमें तुम्हें i1 ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा कि करंट फ्लोइंग थ्रू द डिफरेंट ब्रांचेस में अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करने में KVL में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चे को। KVL में कैसे करना है, KVL में तुम्हें क्लोज लूप जो नेमिंग तुम दोगे वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी नेमिंग के हिसाब से जैसे तुम घूम रहे हो उसके हिसाब से अगर तुमने नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल गया EMF का, वो EMF पॉजिटिव होगा। जैसे तुम घूम रहे हो नेमिंग में उसी डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। ये मैंने ऐसे सिखाया, तुमने डिफरेंट अगर अलग अलग जगह से अलग अलग सोर्सेज से सीख रहे हो तो मिक्सअप हो जाएगा डिफरेंट सोर्सेज से। जिससे भी सीखना है मतलब किसी एक ही मतलब तरीके से सीखो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस को, साइन कन्वेंशन जो है, ठीक है। अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो जो मैंने बताया वैसे करना है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम और दे देता हूं। तो देखो ये तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। तो ये सर्किट डायग्राम जो है तुम्हारे पास होमवर्क है। क्वेश्चन क्या होगा, तो ये इस प्रॉब्लम में तुम देख लो, ये 3 वोल्ट ये सबसे ज़्यादा है, इससे करंट जाएगा, I गया है ना, I1 यहाँ से गया और I2 यहाँ से गया। ये देखो I2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो I1 लिखा हुआ है। तो इस पॉइंट पे तुम क्या कर सकते हो, KCL अप्लाई कर सकते। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जहाँ पे तुमने वो वाला जंक्शन का पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर चुके हो, ये वाला पॉइंट है, इसमें नेमिंग तुम्हें खुद से करना है। इस पॉइंट पे तुम KCL कर सकते हो। KCL अगर अप्लाई कर पाते हो तो फ़ायदा ये होता है कि 3 इक्वेशंस में एक इक्वेशन तुम्हें मिल रहा है KCL से। फिर KVL से तुम करोगे, तो KVL में तुम कोई सा भी ले लो, बट यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा EMF अप्लाइड है। तुम ऐसे इसको ले सकते हो, नेमिंग तुम्हें खुद से करना है, और इसको भी ले सकते हो। डायरेक्शन मैंने दे दिया करंट का, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या निकालना है, I1 I2। तो I1 एंड I2 ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज अननोन है, ये निकालना है, ठीक है। तो आई होप कि तुम कर पाओगे। अगर तुमने अभी जो मैंने डिस्कस किया है वो समझ चुके हो और जैसे मैंने बताया अगर वह इसी रूल में करना है तो शायद कर पाओगे, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेस से मत देखना, अगर देख रहे हो किसी पहले ही पढ़ चुके तो उसी के हिसाब से सॉल्व करना, ठीक है। साइन कन्वेंशन के लिए बहुत डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कन्वेंशंस अप्लाई करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चे बहुत जगह से सीख लेते हैं, बाद में दिक्कत में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। शेयर जरूर करना, तुम अगर शेयर कर रहे हो तो मेरे को हेल्प कर रहे हो, ठीक है, और लाइक भी करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।